बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सर मोहम्मद साकिब है और मैं आप लोगों को फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग फ़र्स्ट ईयर में आए हैं और इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ कि जैसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, ये मेरा पहला ही लेक्चर होगा जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा है लेक्चर 1.1 नंबर 1.1। ये जो पहला 1 है इसका मतलब है चैप्टर सही है ना, चैप्टर वाला। अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूँ तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। अगर चैप्टर 3 लिखूँगा तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है उसका मतलब। और ये जो दूसरा 1 है इसका मतलब है लेक्चर, पहले चैप्टर का पहला लेक्चर सही है। इसी तरह अगर मैं 1.2 लिखूँगा तो पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर। इसमें आपको आसानी होगी अगर आप लोगों ने कोई वीडियो खोल लिया डायरेक्ट, जैसे कि 1.4 या 1.3 वीडियो आपने खोल लिए और आपने उससे पहले के लेक्चर्स नहीं पढ़े तो आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग आओगे 1.1 में। ये चीज़ मैं हर वीडियो में आपको लोगों को कोशिश करूँगा कि आप एक मरतबा बता दूँ कि 1.1 क्या है, पहले चैप्टर का पहला लेक्चर अभी चल रहा है। जब दूसरा लेक्चर चलेगा हम क्या लिखेंगे 1.2। अब इस चैप्टर में हम क्या कवर करने जा रहे हैं मैं आप लोग को वही बता दूँ। इस चैप्टर में हम 1.1 1.2 जो हमारे पास टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इसके मेजर फील्ड्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे 1.1 में। और 1.2 में हम क्या पढ़ेंगे, लेवल्स पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सही है, उसके बारे में हम पूरा 1.2 भी इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं 1.1 जिसमें हम बायोलॉजी और इसके मेजर फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ये वाला कंप्लीट होगा फिर हम इंशाल्लाह 1.2 की तरफ आएंगे। तो बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजी से सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड बायोलॉजी। ये मैंने लिखा बायोलॉजी और इसी से हम इसकी डेफिनेशन भी इसी से हम याद करेंगे और ये बहुत ही आसान है। बायोलॉजी के अंदर ये होता है जो मेडिकल फील्ड के अंदर जितने भी लफ्ज़ होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो अक्सर 2 या 3 लफ्ज़ को जब आपस में मिलाया जाता है तो उससे वो वर्ड बनता है। तो यहाँ पर ये जो बायोलॉजी है ये भी 2 वर्ड्स के कम्बिनेशन से बनाया हुआ है और वो 2 वर्ड कहाँ से उठाए हुए हैं, ग्रीक वर्ड से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उनको। मैं सबसे पहले लिख दूँ क्या, ग्रीक वर्ड्स है। ये हमारे पास 2 ग्रीक वर्ड्स है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है ये जो BIO है, ये इसको उठाया सबसे पहले ग्रीक वर्ड बायोस से। किससे उठाया है, बायोस से। और उसका मतलब क्या होता है, लाइफ, ज़िंदगी सही है। दूसरा हमारे पास है लॉजी, LOGY। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, इसका ये उठाया है लोगोस से, LOGOS, लोगोस से। और इसका मतलब होता है जो बुक के अंदर लिखे हुए डिस्कोर्स, मैं वो भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। या फिर स्टडी करना, मुताल्ला करना, स्टडी करना, उसके बारे में पढ़ना, उसकी साइंस सही है। तो इसी से हम पूरे डेफिनेशन अब याद कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बायोलॉजी हमारे पास क्या साइंस है जो कि ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसका इसमें एक जो लफ्ज़ है वो है बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस जिसका मतलब होता है डिस्कोर्स या पे स्टडी करना। तो बायोलॉजी इज़ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। हर वो चीज़ जो कि एग्जिबिट करे प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, जिसमें हम उसको क्या है भाई ज़िंदा है, तो उसके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी। यहाँ पर आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। सिंपल डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, कोई यहाँ पर मुश्किल साइंस आप लोगों ने नहीं करनी। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। यहाँ पर ही पूरी डेफिनेशन पूरी होती है। ये बहुत आसान है, आप लोगों को नाम से ही मैं याद करवाने की कोशिश करूँगा कि नाम से ही नाम आ जाए ना तो आप लोगों को डायरेक्ट जहन में आ जाए कि हाँ इसकी डेफिनेशन ये है। ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, मेजर फील्ड्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो बायोलॉजी है उसको जो शुरू में डिवाइड था वो 2 हिस्सों में था सही है, वो दोनों हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास था जूलॉजी और सेकंड नंबर पे था हमारे पास बॉटनी। ये 2 चीज़ें थी हमारे पास सही है। लॉजी का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, स्टडी करना। जू का मतलब आप सबको पता है एनिमल, सही है।
तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ नोन एज जूलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्लांट इज़ नोन एज बॉटनी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखें, जूलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड बॉटनी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड इट्स डन। बस इतना ही करना है आप लोगों ने। हमें बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने उसके दो जो मेन ब्रांचेज है, दो सब डिवीज़न है वो पढ़ ली, एक जोलॉजी है और एक बॉटनी है। ये दो बड़ी फील्ड्स हैं इसकी, सही है ना। जोलॉजी जब आप सेलेक्ट करेंगे अगर आप आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी एनिमल्स है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। अगर आप बॉटनी सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप स्टडी ऑफ प्लांट्स करेंगे, जितने भी प्लांट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन की। ये इसी टॉपिक में भी सही चल रहे हैं हम। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी को डिवाइड किया गया 5 किंगडम्स में, सही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर 1 पे किंगडम प्रोकैरियोटा। और इसी किंगडम प्रोकैरियोटा का जो पुराना नाम था वो था मोनेरा, तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, मोनेरा, सही है। तो हम किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। किंगडम में जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो है किंगडम प्रोकैरियोटा। अच्छा, इस सब को हम दोबारा से जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरी क्लासिफिकेशन होगी उसको हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तीसरी क्लासिफिकेशन होगी उसको हम चैप्टर नंबर 8 में कवर करेंगे। चौथी क्लासिफिकेशन को हम चैप्टर नंबर 9 में, और पाँचवीं क्लासिफिकेशन को हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर कवर करेंगे। और इंशाल्लाह वहाँ पर मैं और भी डिटेल बताऊँगा। अभी आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ना है कि इस किंगडम में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, सही है ना। ये चीज़ आपने सिर्फ कवर करनी है, बाकी उसकी पूरी जो डिस्कस करना है उसको मैं इंशाल्लाह फिर उसी चैप्टर में कवर करेंगे। बस आप लोगों ने याद रखना है प्रोकैरियोटा को हम कौन से चैप्टर के अंदर करेंगे, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ये जहन में आप लोगों ने रखना है, सही है, सॉरी 6 के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स है ना, इसके अंदर हम स्टडी ही प्रोकैरियोट्स के करते हैं, सही है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें हम स्टडी किसके करते हैं, प्रोकैरियोट्स की। अब प्रोकैरियोट्स क्या होता है, इसमें जो प्रो है ना उसका मतलब होता है फॉल्स या पहले वाला। कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस हो, जिसमें न्यूक्लियस है ना सही से नहीं बना हो, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और इसके एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने इस तरह भी याद नहीं करें तो आप भी लिख सकते हैं, इट इन दिस किंगडम वी स्टडी अबाउट प्रोकैरियोट्स, सही है। और आपने एग्जाम्पल में क्या लिखने हैं, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, ये आप लिख सकते हैं। या इसी से रिलेटेड जितनी भी है, साइनोबैक्टीरिया है, नोस्टॉक जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसको हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों ने याद रखना है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, सही है ना। वहाँ पर लिखा होगा 6.1 इंशाल्लाह, फिर आप लोगों ने वो करना है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं नंबर 2 किंगडम पे, जिसका नाम है किंगडम प्रोटोक्टेस्टा। इसका पहला जो पुराना जो नाम था वो था प्रोटिस्टा, सही है। ये हमारे पास किंगडम है 2nd, और इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर, अब आप लोग बता सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 में। बिल्कुल, ये चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 7। प्रोटोक्टेस्टा वो एनिमल्स होते हैं जो कि ना फंजाई होते हैं, ना प्लांट्स होते हैं, ना एनिमल्स होते हैं, ना ही वो प्रोकैरियोट होते हैं। तो उन सबको उठा के हमने रख दिया प्रोटोक्टेस्टा के अंदर, सही है ना। इट इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई। आपने उसको उठा के यहाँ लिखना है प्रोटोक्टेस्टा के अंदर, सही है। सिंपल चीज़ है। ये यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोट्स होंगे, ये प्रोकैरियोट्स नहीं होंगे, सही है ना। ये अपने पास यूकैरियोट्स। और इसकी एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आती है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। अमीबा का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, सही है ना, 9 के अंदर भी सुना होगा। अमीबा का नाम अक्सर स्टूडेंट को याद रह जाता है, तो वो अगर मैं लिख दूँ एग्जाम्पल, तो
अमीबा, पैरामीशियम, ETC। सही है, यूगुलिना, क्लेमाडोमोनास, इसको हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। आई होप सो ये दो आपको समझ आ गए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 हमारे पास है किंगडम फंजाई। देखो नाम से पता चल जाएगा, इसका तो बहुत आसान है। इसमें हम किसके स्टडी करेंगे आप लोग खुद बता सकते हैं। फंजाई के, सही है, नॉन क्लोरोफिलस है, मल्टी सेलुलर होंगे, हेट्रोट्रोपिक, एब्जॉर्ब, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बता दूंगा। सही है ना, डेफिनेशन इंशाल्लाह इसकी। इसमें आप सब स्टडी करेंगे किसकी, फंजाई के बारे में। सही है, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ तो मशरूम, ETC। सही है, फंजाई। अच्छा, आप लोगों ने अगर डेफिनेशन लिखें तो किस तरह लिखेंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, नॉन क्लोरोफिलस होंगे, एब्जॉर्प्टिव, हेट्रोट्रॉप्स होंगे। सही है, हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स क्या होता है आप लोगों ने 9 के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा। ये जितने भी मैं चीज़ बता रहा हूँ, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये सब आप 9 के अंदर कवर कर चुके हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता। यूकैरियोट्स वो होते हैं, यहाँ पर जो प्रोटोक्टिस्टा के अंदर हम पढ़ेंगे, वो जिसके न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होता है, ये भी यूकैरियोट्स होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स फ़र्क ये होता है, ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, बिल्कुल प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। हम भी हेट्रोट्रॉप से और फंजाई भी हेट्रोट्रॉप से, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप से हम इंजेस्ट करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप हमारे पास फंजाई आ गया। सही है ना, आगे चलते हैं। अच्छा, अब किंगडम ये नंबर 4 हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। नंबर 4 में हम क्या करेंगे, किंगडम प्लांटाई। बिल्कुल, और इसको हम किसके अंदर करेंगे, अभी मैंने इससे पहले बोला था चैप्टर 6, 7, 8, इसी तरह चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे प्लांटाई। और उसके नाम से पता चल रहा है किसके बारे में करेंगे, प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लांट्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसके अलावा यूकैरियोट्स होते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सही ना, क्लास 9 में भी आप ये पढ़ चुके हैं। प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल हम क्या करेंगे इसमें, मॉस, फर्न, एप्पल और इसी तरह ETC, बहुत सारे प्लांट, जितने भी इतने प्लांट्स हैं। सही है ना, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप सो। आगे चलते हैं नंबर 5 की तरफ, किंगडम एनिमेलिया। बिल्कुल, नाम से पता चल गया होगा। इसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। सही है, एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स हमारे पास होते हैं यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। सही है ना, यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। सही, ये चीज़ आपने, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता एनिमल्स में। एग्जाम्पल आसान है, ह्यूमन लिख दें, कैट, डॉग, ETC। सही है, सारे मैंने मेम्बर्स लिखे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप लोगों को इस तरह हम बहुत सारे एनिमल्स इसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कवर करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, फर्स्ट ईयर के चैप्टर में, जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके अंदर जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो किंगडम एनिमेलिया है। उसके अंदर हम पूरे के पूरे फाइलम्स पढ़ेंगे, 33 फाइलम, जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो मेजर है 9 फाइलम, वो इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है और इसी में से बहुत ज़्यादा आता है इस चैप्टर के अंदर से। सही है ना, जो ज़ूलॉजी का पार्ट है वो ज़्यादातर इसी के अंदर से बनता है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। इस वक्त मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। MCQs के हिसाब से एक और चीज़ बता रहा हूँ। मोर देन 1.5 स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर हुई है। कितनी? मोर देन 1.5 स्पीशीज़, स्मॉलेस्ट से लेकर बिगेस्ट तक। अब स्मॉलेस्ट क्या चीज़ है, बिगेस्ट क्या चीज़ है, कितना छोटा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, वो चीज़ बता रहा हूँ। 1.5 स्पीशीज़ आपने याद रखना है। जो हमारे पास एक है बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, कितना है 0.0001 मिलीमीटर, ये इतना स्मॉल होता है, मतलब नेकेड आई से नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सही है ना। बैक्टीरिया 0.001, और जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है एनिमल के अंदर वो कौन सा है आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा होगा, व्हेल। कितना होता है 40 मीटर्स, वेट कितना होता है ऑलमोस्ट 150 टन्स, ये इतना ज़्यादा होता है, इतना बड़ा। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म देखे जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आए, बड़ा देखिए 40 मीटर। ट्री के अंदर अगर हम बात करें कितनी बड़ी ट्री हो सकती है, तो रेडवुड ट्री है हमारे पास, वो कितनी होती है, रेडवुड ट्री है हमारे पास, कितनी होती है हमारे पास रेडवुड ट्री, 300 फीट्स लेंथ के अंदर, आप अंदाज़ा लगाए 300 फीट्स हमारे पास वो लेंथ हाइट में है, सही है ना। तो ये है हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, आपने याद रखते हैं MCQ के हिसाब से 0.001 मिलीमीटर, 1.5 मिलियन स्पीशीज़, 1.5 मिलियन स्पीशीज़, सही है। और वेल हमारे पास 40 मीटर लॉन्ग होती है, 150 टन्स की होती है, रेडवुड ट्री जो हमारे पास 300 फीट्स की होती है। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह MCQs में हेल्प देंगी। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इसके मेजर फील्ड्स, या अगर मैं बात करूँ मेजर फील्ड्स तो उसका मतलब होता है इसके ब्रांचेज जो मेजर्स हैं, जो या फिर आप आगे जाके ले सकते हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम वो कवर करेंगे, सही है। तो इस टॉपिक का जो दूसरा पहलू है जो है मेजर फील्ड, उसके बारे में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, तो या फिर इसके ब्रांचेस भी आप बोल सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम क्या करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी नाम उसका है, उसके अंदर हम यही पढ़ेंगे सारे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ेंगे, जिससे फिर सेल बनता है, जो सेल के ऑर्गेनल्स है वो बनते हैं, सही है ना। और इसी तरह सेल फिर बनेगा तो सेल से फिर टिश्यू बनेगा, और इसी तरह फिर आगे की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने 1.2 के अंदर इंशाल्लाह इसी लेक्चर के आगे मैं कवर करूँगा, फिर वो बनते आगे आगे जाते, सही है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिससे क्या बनते हैं, विच फॉर्म द सेल, या फिर उसके ऑर्गेनल्स को बनाते हैं, सही है ना। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप, न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, प्रोटीन है हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो, इसी तरह हमारे पास मोनोसेक्राइड्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, फैटी एसिड्स है, ग्लाइसरॉल है जो कि लिपिड्स वगैरह बनाते हैं, सही है। तो ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी इसको बोलते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट होता है बायोकेमिस्ट्री का, तो उसके अंदर भी हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रो का लफ्ज़ आप ज़रूर जानते होंगे, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आए। इस माइक्रोबायोलॉजी, इस डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट भी होता है, और इसकी पूरी मतलब आपने स्टडी करनी होती है, फील्ड है इसकी, सही है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम और उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें यूनिसेलर होते हैं, जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या हो गया हमारे पास, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, इसी तरह साइनोबैक्टीरिया है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम कवर करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, सही है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की बात अगर मैं करूँ तो जो चैप्टर नंबर 4 है, सॉरी चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में। और फिर चैप्टर नंबर 7 का थोड़ा हिस्सा वो माइक्रोबायोलॉजी का ही है, समझ लो, सही कि उसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर 5, 6 और इसी तरह 7 थोड़ा सा वो माइक्रोबायोलॉजी का, यूँ समझ लें आप, सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। मैंने आपसे कहा था ना बायोलॉजी आसान है, इसमें यही होता है। एनवायरमेंटल का मतलब क्या होता है कि, और बायोलॉजी का मतलब क्या है आपको पता है, लाइफ के बारे में स्टडी करना। तो जो लिविंग थिंग्स है, खासकर ह्यूमंस, उनके ऊपर जो एनवायरनमेंट है उसका क्या असर होता है, उसको हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, सही है। और इसी का पहला जो नाम था वो क्या था, ये MCQs में आ जाता है अक्सर, इकोलॉजी। प्रीवियसली इट वाज नोन एज इकोलॉजी, इसको पहले हम इकोलॉजी भी कहा करते थे। तो इसमें हम क्या करते हैं, अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लिविंग थिंग, सही है, स्पेशली ऑन ह्यूमंस बीइंग। तो हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ये अब सेकेंड ईयर का इसके चैप्टर दिया हुआ है, सेकेंड ईयर के अंदर ये
चैप्टर नंबर 11 और 12 या 12 और 13, हाँ 11 और 12, वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम वो पूरा इकोसिस्टम वहीं पर हम पढ़ते हैं। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर जो इन्वायरमेंट का उसका कैसे इफेक्ट होता है। फर्स्ट ईयर का इसके अंदर कोई चैप्टर नहीं दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मरीन बायोलॉजी। मरीन बायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि सी या ओशियन में रहते हैं, सही है ना। उनके बारे में पढ़ते हैं और उस सी या ओशियन का जो इन्वायरमेंट है उसका उन लोगों के ऊपर केमिकली फिज़िकली कैसे असर होता है वो हम पढ़ते हैं मरीन बायोलॉजी में, सही है। आप इसी से डेफिनेशन निकाल लें कि फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट इन्वायरमेंट, सही है, वो सब कुछ। तो मरीन बायोलॉजी में हम वो ऑर्गेनिजम्स जो कि रहते हैं कहाँ पर, सी में और ओशियन के अंदर, सही है, वहाँ पर हम करते हैं। और इसी से फिर अगला वाला जो ब्रांच है ना वो इसी का उलट है, इसी का वो देखें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने लिखा कौन सा, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, सही है। और मैरीन बायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि फ्रेश वाटर में नहीं रहते, जो कि मतलब वो पानी जिसमें नमक होता है ज़्यादातर उसको उसके अंदर रहते हैं। तो उसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है, सी, ओशियन, उन ऑर्गेनिज्म वहाँ पर जो रहते हैं और उनके ऊपर केमिकली फिजिकली कैसे असरअंदाज होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर में हम वो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं और फिजिकली एंड केमिकली कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या है वो हम पढ़ते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये सारी ऐसी बात है, ये एक्वेटिक एनिमल्स है, तो आप एक एनिमल्स के चैप्टर में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 में आप कुछ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे वो जो मरीन में रहते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में फ्रेश वाटर में रहते होंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है 5 हो गए ना, 6 पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं पैरासाइट्स के बारे में। एंड व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज़, जो कि बीमारी कॉज करते हैं, सही है ना, उनके बारे में हम पढ़ते हैं पैरासाइट्स। और उनकी लाइफ साइकिल, उनके पूरे मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अपने होस्ट के साथ वो कैसे एक्टिवेट मतलब होस्ट के साथ वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पैरासाइटोलॉजी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में जो हम पढ़ेंगे वो आप लोग क्लास 9 के अंदर अपने अलग अलग ब्रांचेस के बारे में पढ़ा होगा, वो हम ह्यूमन बायोलॉजी में रख देते हैं, सही है ना। जैसे कि ह्यूमन बायोलॉजी नाम से पता चले ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें क्या क्या होती है, ह्यूमन का एवोल्यूशन, ह्यूमन की एनाटॉमी, ह्यूमन की फिजियोलॉजी, ह्यूमन के हेल्थ के बारे में, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो कि ह्यूमन से रिलेटेड हो उसके बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर, सही है। आगे चलते हैं। नंबर 8 है हमारे पास सोशल बायोलॉजी। सोशल इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन, किसी भी सेम स्पीशीज़ के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे सोशल बायोलॉजी में। स्पेशली किसके बारे में, ह्यूमंस के बारे में। याद रखना जब हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ करते हैं तो हम ज़्यादातर ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सोशल बायोलॉजी में कि भाई सोशली क्या इंटरेक्शन है, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे सोशल बायोलॉजी में, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। नंबर ये अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी तो ये सबसे इंटरेस्टिंग ब्रांच है बायोलॉजी की, या इंटरेस्टिंग फील्ड है बायोलॉजी की, और ये अभी रिसेंट बिल्कुल न्यू ब्रांच है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम टेक्निक्स को, इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एनिमल्स या स्पेशली ह्यूमंस के लिए
जो चीज़ें उनको नुकसान होते हैं ना उसको चेंज करके उसको फ़ायदेमंद साबित करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। देखें पहले इंसुलिन जो है ना वो बहुत मुश्किल से बनता था, सही ना, इंसुलिन निकाला जाता था बहुत मुश्किल से। अब बहुत आसान हो गया, क्या करते हैं हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, सही है ना। बैक्टीरिया के अंदर होता है प्लाज्मिड। इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो उसमें क्या कहते हैं हम प्लाज्मिड निकालते हैं बैक्टीरिया से, वहाँ पर हम अपने डीएनए को इंसर्ट करते हैं, जो डीएनए हमें चाहिए होते हैं जिस तरीके से वो हम इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, उसके फिर हम डिवीजन करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, उससे हमें वो चीज़ मिल जाती है, फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। फिर जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह हो गए वो सारे बायोटेक्नोलॉजी की मदद के ज़रिए हम मतलब ने बनाए हुए। इस तरह अभी बहुत सारे डिजीज़ है जो कि ट्रीट नहीं हो सकते, तो इंशाल्लाह बायोटेक्नोलॉजी की मदद से फिर वो आगे जाके हम उसको भी ट्रीट करने में मतलब ट्रीट कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मेजर फील्ड जो हमारे पास 1.1 है वो टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। अब हम बढ़ते हैं 1.2 की तरफ, सही है ना, जिसमें हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये आपको पता है कि भाई जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे डेवलप हुए, तो वो पढ़ेंगे, सही ना। स्मॉलेस्ट लेवल से लेकर आगे तक जाएंगे हम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है एटम होता है, सही ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है मैटर का, जो स्मॉलेस्ट वो क्या है हमारे पास, एटम। यहाँ मैं लिख देता हूँ एटम, ये देखें, ये मैंने लिखा, यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि ये मैंने लिखा एटम। अब यहाँ जो जगह छोड़ी है ना मैंने किसी वजह से छोड़ी है, जगह के बारे में बताता हूँ। अब जो एटम होता है वो ख़ुद किसी चीज़ से बना होता है, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट एटम आ गया, एटम भी किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, और उन चीज़ों का हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये लिखने जा रहा हूँ मैं, ये है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन हो गया, हमारे पास न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, इसी तरह बहुत सारे जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं वो सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास एक एटम बनाते हैं, सही ना। इस तरह हमारे पास एटम बनता है। फिर जैसे कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो इस तरह ये एटम फिर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल, सही है। मॉलिक्यूल हमारे पास छोटा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। या हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, इस तरह का बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सही है ना। तो मॉलिक्यूल हमारे पास बनेंगे, और यही मॉलिक्यूल आगे जाके क्या बनाएंगे हमारे पास, जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वापस जाके बनाएंगे क्या, प्रोटीन बनाएगा, कोई बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, कोई बनाएगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, कोई बनाएगा फैट्स, कोई बनाएगा लिपिड्स, इस तरह के, सही है ना। तो कोई बनाएगा डीएनए, आरएनए, जो कि हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो वही मॉलिक्यूल बन गया। अब मॉलिक्यूल ने हमने क्या बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें, और वही चीज़ आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, जैसे हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोई बनाएगा, कोई हमारे पास राइबोसोम्स बनाएंगे, कोई हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे जो कि सेल के अंदर होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स, हम वो लिख देते हैं। मॉलिक्यूल बना के क्या बनाएंगे हमारे पास, ऑर्गेनल्स, सेल्स ऑर्गेनल, जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, प्लास्टिड्स, ये सारी चीज़ें, सही है ना। तो ये हमारे पास कौन आते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। हम इस तरह से जा रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स बन गए हमारे पास। इसके आगे चलते हैं, ये हमारे पास यहाँ आ गया, ये आगे, सही है। आगे सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग किस्म के मिले, क्या बनाएंगे फिर हमारे पास, सेल बनाएंगे, सही है। ये सेल बन गया, सही है, पूरा सेल। फिर सेल इंशाल्लाह हम पूरा कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, पूरा चैप्टर नंबर 4 सेल के बारे में। तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सेल के अंदर ये जितनी चीज़ें मैं नाम ले रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, ये सब के फंक्शन बताऊँगा, ये सब बने कैसे हैं, कहाँ मौजूद होते हैं, ये सब बताएंगे इंशाल्लाह। वो 4.1, 4.2, 4.3 फिर वहाँ चलेगा लेक्चर। सेल हो गया। फिर सिमिलर काइंड ऑफ सेल जो है ना वो मिलके बनाते हैं टिश्यू, सही है ना। यहाँ पर आगे लिखने जा रहा हूँ मैं, टिश्यू। टिश्यू किस तरह होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ हो गए, नर्वस टिश्यूज़ हो गए, मस्कुलर टिश्यूज़ हो गए, सही है ना, कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, ये सारे टिश्यूज़ होते हैं। ये टिश्यूज़ हो गए हमारे पास अलग अलग किस्म के, और हर एक का फंक्शन अलग होता है, याद रखना। तो इसी तरह जो सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज़ सारे होगा, या फिर सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होगा, या फिर सारे मस्कुलर टिश्यूज़ होंगे, वो हमारे पास क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, या कम्बिनेशन ऑफ टिश्यू से भी बनता है, सही ना, अलग अलग कम्बिनेशन। तो टिश्यू हमारे पास क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन हमारे पास क्या हो गया, ब्रेन, जैसे एग्जांपल है ब्रेन की, सही है ना, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, इस तरह का ऑर्गन बनाएंगे। आगे चलते हैं। फिर इस तरह के एक दो ऑर्गन, जैसे ब्रेन हो गया हमारा, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गई, ये सब आपस में अब मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, सही है ना,
ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पर ऑर्गेन सिस्टम बनाया गया। कौन सा ऑर्गेन सिस्टम बन गया हमारे पास? नर्वस सिस्टम बन गया। नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है उसके अंदर। तो वो ऑर्गेन थे अलग अलग, फिर ऑर्गेन ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इसी तरह हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है वही। फिर इसके बाद हमारे पास आता है जो हमारे पास सर्कुलेटिंग सिस्टम है, इस तरह हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम हमारे पास होते हैं, सही है ना। तो ये सब सिस्टम फिर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम मिलते हैं तो हमारे पास आखिरी में बना लेते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, सही है ना। ये हमारे पास है कि लेवल्स बढ़ रहे हैं, सही है ना, सब हम आहिस्ता आहिस्ता लेवल से बढ़ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स। फिर हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म सेम काइंड होते हैं, जो कि इंटरब्रीड करते हैं, एक जगह रहते हैं, एक किस्म के होते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीशीज़। तो हमारे पास क्या बनाएंगे? स्पीशीज़ बनाएंगे। जैसे ह्यूमन स्पीशी है, फिर इस तरह कैट की स्पीशीज़ है, इस तरह के, सही है ना। तो सही है, स्पीशीज़ बनाएंगे यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। स्पीशीज़ में फिर हमारे पास क्या होते हैं? स्पीशीज़ जो देखें मेंबर्स होते हैं ना, हर एक स्पीशीज़ का जो मेंबर होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? फिर पॉपुलेशन बनाते हैं हमारे पास, आबादी जिसको हम कहते हैं, पॉपुलेशन। मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ जो कि होते हैं, सही है ना, जो कि एक किस्म की प्रॉपर्टी रखते हैं, वो क्या फिर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। इसी तरह अलग अलग पॉपुलेशन जो होते हैं, सही है ना, कैट, डॉग, इस तरह, सही है ना, जितनी भी अलग अलग स्पीशीज़ है, जब वो आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? हमारे पास कम्युनिटी बनाएंगे। ये मैंने लिख दिया, कम्युनिटी बनाएंगे, सही है, समझ में आ गया होगा। स्पीशीज़ पे डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ जब आपस में मिलेंगे तो कम्युनिटी बनाएंगे। कम्युनिटी के अंदर हमारे पास कैट स्पीशी हो सकती है, डॉग की स्पीशीज़ हो सकती है, ह्यूमन स्पीशी हो सकती है, बर्ड्स की स्पीशीज़ हो सकती है, सही है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स की स्पीशीज़ हो सकती है। तो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कम्युनिटी बनाएंगे। फिर उस कम्युनिटी में हमारे पास सब लिविंग चीज़ नहीं होती, नॉन लिविंग भी होती है, जैसे एयर है, वाटर है, फायर है, एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें होती है ये सारे नॉन लिविंग है। तो वो नॉन लिविंग थिंग और ये जो लिविंग थिंग है, इसको आपस में मिल के हम क्या बनाते हैं? क्या बनता है? ये इकोसिस्टम। ये फिर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी साथ में होता है। और जो आखिर में बनता है इकोसिस्टम के, यहाँ थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, वो इकोसिस्टम। फिर अर्थ का वो हिस्सा वहाँ जहाँ पर इकोसिस्टम मौजूद होता है उसको हम कहते हैं लास्ट में बायोस्फीयर। यहाँ पर आ गया, सही है ना, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर इकोसिस्टम है, तो ये बायोस्फीयर हो गया। तो ये हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे छोटे लेवल से और आहिस्ता आहिस्ता मिल के कैसे हमारे पास पूरे अर्थ जो है ना वो उसके अंदर ये चीज़ें बनी है, सही है। तो आई होप सो कि आपका जो लेक्चर 1.1 है ये आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ मसला हो तो आप एक मतलब रिपीट करके दोबारा सुन लें, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट में आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा, सही है। तो ये हमारे पास 1.1 है। इसके बाद जो आपने देखना है वो आपने देखना है 1.2। एंड आई एम मोहम्मद साकिब एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।